आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। रशियन रेवोल्यूशन काफ़ी गैप हो गया इसके टाइप में, बट आप हमारी साइड बाय साइड इसकी जो वीडियो देखेंगे आपको क्लियरली मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ कहते हैं डिस्पाइट स्टोलिपिन रिफॉर्म्स, यानी स्टोलिपिन के सुधारों के बावजूद भी जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही थी और ज़मीन की कमी के कारण किसानों में गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। 1912 से 1914 तक होने वाली इंडस्ट्रियल स्ट्राइक से जो मजदूर थे उनके बीच भी जो टेंशन थी वो साफ दिखाई देती थी। उसके बाद 1912 में लेना गोल्ड नाम की जो सोने की माइंस थी, सोने की खान जो थी, उसमें 270 स्ट्राइकर्स की मौत हो गई थी। उसके बाद रेडिकल पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि सोशल डेमोक्रेट एंड सोशल रिवोल्यूशनिस्ट अगेन बिकेम एक्टिव। उसके बाद जो सामाजिक लोकतांत्रिक और सामाजिक क्रांतिकारी ये जो पार्टियां थी वो फिर से एक्टिव हो गई थी। इसके बाद देखो आपको कह रहा है सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये जो है सामाजिक क्रांतिकारी पार्टी जो है वो देश में रेवोल्यूशन लाने के लिए किसानों को इकट्ठा करना चाहती थी। और जो हमारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है 1898 में सामने आई और इसने जो पॉलिटिस्ट है यानी स्वरार वर्ग है उसको रेवोल्यूशन लाने के लिए मेन फैक्टर मानती है। आगे कहते हैं इवन एज अ सिग्निफिकेंस, यानी जो रशियन सोसाइटी के कई इंपॉर्टेंट हिस्से जैसे कि पीजेंट, वर्कर, मिडिल क्लास, ये सब सरकार के अगेंस्ट होने लगे थे। कई घोटालों के कारण जार और उसका परिवार जो है वो बदनाम हो गया। रॉयल फैमिली को रशिया के किसानों और क्रिश्चियंस का विश्वास हासिल करना था। उसके बाद स्टोलिपिन के कत्ल और रॉयल एरिया में या लगा लो रॉयल फैमिली में जो रेस्पटन है इसके बढ़ते प्रभाव से शाही परिवार की जो इमेज थी वो डाउन होने लगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रूस की हार ने रेवोल्यूशन को ज़रूरी बना दिया। तो जो रेवोल्यूशन है वो ज़रूरी हो गया जब रशियन पार्टिसिपेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फेल हो गए थे। उसके बाद हथियारों की कमी होने के कारण, सेना के मुकाबला ना कर पाने के कारण जो रशियन आर्मी है वो बुरी तरह से हार गई थी। उसके बाद 1916 तक रशिया ने 16 से 18 लाख, रशिया के 16 से 16 से 18 लाख जो सैनिक थे, आर्मी थी, वो युद्ध में मारी गई थी और 20 लाख सैनिकों को कैदी बना लिया गया था। रशिया के इस विनाश के लिए जार को सबसे ज़्यादा दोष दिया गया, जो कि रशिया का सबसे अच्छा कमांडर था। इसी दौरान जो महंगाई थी वो भी लगातार बढ़ रही थी। खाने पीने की चीज़ें या रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो रशियन सोसाइटी में दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही थी। और जो रशियन सोसाइटी है उसमें इम्पॉर्टेंट जैसे कि एरिस्टोक्रेसी, ड्यूमा, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब जो है वो ज़ार की इनकम्पिटेंसी के अगेंस्ट यानी उसकी अयोग्यता के अगेंस्ट होने लगे थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं टू रेवोल्यूशन। सबसे पहले मार्च रेवोल्यूशन को हम पढ़ेंगे। 8 मार्च को पेट्रोगार्ड में डबल रोटी के लिए, यानी जो ब्रेड है या ब्रेड राइट्स है ना, तो वो डबल रोटी थी जिसकी बात कर रहे हैं, उसके लिए लड़ाइयों से ही रेवोल्यूशन शुरू हुआ। 10 मार्च को जो स्ट्राइक थी वो पेट्रोगार्ड के जितने भी वर्कर्स थे उनमें फैल गई। सैनिकों ने लोगों को
सैनिकों ने लोगों पर गोली चलाने से मना कर दिया, और जो पेट्रोगार्ड की आर्मी थी उन्होंने बगावत कर दी थी भी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। जो भीड़ थी, पूरी की पूरी भीड़ ने जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उन सबको घेर लिया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को घेर लिया, और उसके बाद वहाँ से जो थाने थे उन पर कब्जा किया, और जितने भी कैदी थे वहाँ पर उनको भी आज़ाद करवा लिया था। तो यहाँ पर जो ड्यूमा है, ड्यूमा ने ज़ार को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं कि ये चीज़ जो है वो अनाउंस कर दो, डिक्लेयर कर दो कि अब डेमोक्रेटिक है हमारी कंट्री। बट ज़ार ने इस बात को मना कर दिया और सैनिक आगे लड़ने के लिए भेजे। 3 दिनों के बाद पूरे दबाव में आकर, प्रेशर में आकर जो ज़ार निकोल्स हैं उन्होंने मजबूर होकर अपनी जो गद्दी थी वो छोड़ दी। इस तरह पिछले 4 जो टाइम चलता रहा, 4 सेंचुरीज जो थी उसमें ज़ार शाही का जो है वो एंड हो गया था। उसके बाद जो रशिया है वहाँ पर एक कहें कि स्टेबल ना होना, अस्थायी तौर पर जो जॉर्ज लॉव हैं इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। जुलाई में उसकी जगह फिर अलेक्जेंडर को पूरी सत्ता की बागडोर दी गई और नई सरकार को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कर्नेस्की की सरकार जो है इन प्रॉब्लम से निपटने में अनसक्सेसफुल रही, जिसके कारण नवंबर 1917 में इसका भी खात्मा हो गया और ये भी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट, व्हाट लेड टू द फॉल ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट, यानी प्रोविजनल अस्थायी जो गवर्नमेंट है उसके ख़त्म होने के कारण क्या थे। जो अस्थायी सरकार थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, इन्होंने जो वॉर है वो कंटिन्यू करने का फैसला लिया। इस कारण लड़ाई में अब जो जनता थी वो थक चुकी थी। जून के हमले के अनसक्सेसफुल होने के कारण जो आर्मी के हौसले थे वो भी टूट चुके थे और हजारों सैनिक भाग गए। सरकार की जो इमेज है वो बुरी तरह से गिर गई थी, डाउन हो गई थी। प्रोविजनल गवर्नमेंट जितनी भी है उसने क्या किया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को पेट्रोगार्ड की, सोवियत को कुछ राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने पड़े, जिस कारण सरकार की पावर और राइट्स जो हैं वो लिमिटेड हो गए थे। और जितनी भी आर्मी थी वहाँ पर जो सोच रही थी वो कहती कि लड़ाई के बहाने जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये क्या कर रहे हैं, चुनाव को यानी जो वोटिंग है इसको टाल रहे हैं, और इनके इस डिसीजन से जो हमारी पब्लिक थी वो भी बदनाम हो रही थी। लोगों के बीच ये सरकार पूरी तरह से बदनाम हो चुकी थी। लोग कहते हैं कि इनके कारण हमारा भी नुकसान हो रहा है, हमें ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए। सोवियत का मतलब होता है एक काउंसिल, एक परिषद जो स्टेबल लेवल पर अपना शासन चलाए, और नॉर्मली जो वर्कर्स होते हैं वो उनकी ओर से इनका सिलेक्शन होता है। उसके बाद कहता है जो पीजेंट्स यानी जो किसान हैं उन्होंने बड़े खेतों को छोटे छोटे खेतों में बांटकर किसानों को ज़मीन देने की उम्मीद भी पूरी नहीं की। बहुत सारे किसानों ने बोल्शेविक की हेल्प से ज़मीन पर जो है वो कब्जे करने शुरू कर दिए। एज अ रिज़ल्ट किसानों को एक इम्पॉर्टेंट जो ग्रुप था, एक सपोर्ट था, वो मिलना शुरू हो गया था। बोल्शेविक पार्टी है, उनको पता था कि जो रशिया है वो डेमोक्रेटिक नहीं है और ना ही कोई गवर्नमेंट यहाँ पर अच्छे से सरकार को चला सकती है और अच्छे से काम कर सकती है। लेनिन ने खुद को बोल्शेविक पार्टी से जोड़ने के लिए एग्री कर दिया कि मैं डिवोटेड हूँ, समर्पित कर दिया खुद को। उस पर कार्ल मार्क्स
और एंजल्स जो हैं इनके सोच पर, इनकी जो सोच थी उस पर बहुत ज़्यादा डीप इफेक्ट पड़ा और लेनिन को मार्क्स के बाद एक सोशलिस्ट मूवमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर माना जाता है, ग्रेटेस्ट लीडर माना जाता है। लेनिन के वापस रशिया आने पर बोल्शेविक जो हैं वो काफ़ी खुश हुए। लेनिन के जो अप्रैल थीसिस हैं जिसने उसे प्रोविजनल गवर्नमेंट को सपोर्ट बंद करने के लिए और सोवियत को सत्ता देने के लिए और युद्ध में रशिया को अलग होने के लिए अलग अलग तरीके बताए और जो निरंतर, जो लगातार फेमस होने लगे थे, प्रसिद्ध होने लगे थे। इसी टाइम पर कीमतों का बढ़ना, वेजेस का कम होना, खाने की, ईंधन की कमी होना, रॉ मटेरियल की कमी होना, इसके कारण प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगे और प्रोविजनल गवर्नमेंट की इन हालातों से निपटने में अनसक्सेसफुल रहने के कारण जो हालात थे वो और भी बिगड़ते चले गए। दूसरी ओर बोल्शेविक की ओर से दिए जाने वाले पीस, लैंड और ब्रेड के जो ऑप्शन थे लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगे थे। कॉर्नवॉल जो हैं उनकी ओर से सोवियत को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी बट अनसक्सेसफुल रहे। इससे बोल्शेविक की जो पॉपुलैरिटी है वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। इस समय बोल्शेविक ने पेट्रोग्राड और मॉस्को की सोवियत में अपने अगेंस्ट जो लोग थे, जो रेवोल्यूशनर थे, उनको इजीली हरा दिया। ट्रस्की को पेट्रोग्राड सोवियत का चेयरमैन चुना गया। नेक्स्ट, नवंबर रिवॉल्यूशन। अभी हमने मार्च के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट हमारा नवंबर रेवोल्यूशन। नवंबर रेवोल्यूशन को जो हमारी सोवियत लिटरेचर है, गवर्नमेंट तौर पर इसे अक्टूबर का विद्रोह यानी अक्टूबर रेवोल्यूशन या अक्टूबर अपराइजिंग और बोल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि रशिया उस समय ग्रीगोरियाई कैलेंडर की जगह जूलियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलता था, जो कि ग्रीगोरियाई कैलेंडर के 13 दिन पीछे चल रहा था। क्या करते थे ये? जो रशिया है वो ग्रीगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलता था, जो जूलियन के अनुसार चलता था, और ये कैलेंडर 13 दिन पीछे चलते थे। 31 जनवरी 1918 में से रशिया ने ग्रीगोरियाई कैलेंडर अपना लिया था और इसको नया स्टाइल बताया। तब तक रूस में जूलियन कैलेंडर का यूज़ किया जाता था, जिसको अब वे पुरानी यानी ओल्ड स्टाइल का कहने लग गए थे। दोनों कैलेंडर में 13 दिन का, 13 डेज का डिफरेंस था। इसके बाद लियोन ट्रोट्स्की, जो ट्रोट्स्की थे वो जो है एक लिबरल लीडर थे। इन्होंने फ्रांस और जर्मनी में जितनी भी सोशलिस्ट पार्टी हैं उनको इकट्ठा किया, पार्टिसिपेट किया उसमें। वो जितने भी पार्लियामेंट इलेक्शन होते उसमें हिस्सा लेना चाहते थे और अक्टूबर रेवोल्यूशन से कुछ समय पहले वो बोल्शेविक पार्टी में शामिल हो गए थे। जो हमारी बोल्शेविक्स हैं और उसके अलावा जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, इनके बीच जो लड़ाई थी वो लगातार बढ़ रही थी। लेनिन को अब एक खतरा सा लगने लगा कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप लागू कर देगी, डिक्टेटरशिप सिर्फ अपना राज लागू कर देगी। और सितंबर में लेनिन ने सरकार के विरुद्ध, अगेंस्ट की एक प्लानिंग करनी शुरू कर दी और आर्मी, सोवियत और जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनमें काम करने वाले बोल्शेविक के सपोर्ट करने के लिए इकट्ठे हुए। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स को इकट्ठा करके पूरे ग्रुप को हासिल करने के लिए अपनी सरकार की प्लानिंग को एक एंड दिया। लियोन ट्रोट्स्की ने की लीडरशिप में जो सत्ता थी उसको हासिल करने के लिए सोवियत ने एक सैनिक क्रांति यानी एक आर्मी रेवोल्यूशनर कमेटी बनाई और
हर बात को, हर डेट को सीक्रेट रखा गया। अब यहाँ पर इन्होंने हर बात को क्या रखा, सीक्रेट रखा। जो भी काम करते थे उसको सीक्रेट रखते थे। 25 अक्टूबर की लेट नाइट यानी देर रात तक जो सेंट पीटर्सबर्ग है, उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी कमेटी के साथ रेड गार्ड के अंडर आ चुके थे। और जो मिनिस्टर्स थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के, उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर दिया था। दिसंबर 1917 में बोल्शेविक ने रशिया के दो मेन सिटीज मॉस्को और पेट्रोग्राड एरिया जो है उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। लेनिन की लीडरशिप में नई बोल्शेविक गवर्नमेंट ने सारी की सारी सत्ता जो है वो अपने हाथ में ले ली, सारा चार्ज खुद संभाल लिया। इसके बाद हमारे पास आती है चेंजेस आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन। जो ये रेवोल्यूशन हुआ इसके बाद क्या बदलाव आए। सबसे पहले ये जो ऑर्डर था, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो रशिया है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग हो गया। बाद में जर्मनी के साथ फॉर्मल पीस यानी एक एग्रीमेंट साइन किया जर्मनी के साथ शांति बनाए रखने के लिए। इस ट्रीटी में जो रशिया है उसने जर्मनी को अपने कई एरिया दे दिए। जो जार हैं, चर्च हैं, ज़मींदार, उनकी प्रॉपर्टी जितनी भी थी वो जब्त कर ली गई, अपने कब्जे में कर ली गई और किसानों को दे दी गई, क्योंकि नई सरकार प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने के हक में नहीं थी। उसके बाद कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज का कंट्रोल था वो वर्कर्स कमेटीज को दे दिया गया था। और जितने भी बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, माइन, वाटर ट्रांसपोर्ट, इन सब को नेशनलाइज कर लिया गया था, पूरे देश के लिए खोल दिया गया था। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज कॉन्फिस्टिकेटेड, यानी जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई थी, कॉन्फिस्टिकेटेड का मतलब होता है जब्त करना, अपने कब्जे में कर लेना। तो जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी फॉरेन की, विदेशों की, उसे भी अपने कब्जे में कर लिया था। इसके बाद बोल्शेविक पार्टी एंड सोशल चेंज। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। 1917 में जो इलेक्शन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उस पर बोल्शेविक्स को जो मेजॉरिटी वोट्स हैं वो हासिल नहीं हुए, जीत हासिल नहीं हुई। 1918 में जितनी भी सहयोगियों के विरुद्ध थे, जो भी राजनीतिक लोग थे, पॉलिटिकल लोग थे, वो अपने सपोर्टर के जो भी अगेंस्ट थे, उसके बावजूद भी बोल्शेविक ने जर्मनी के साथ एक ट्रीटी कर ली, एक एग्रीमेंट कर लिया और इलेक्शन में भाग लेने वाली, पार्टिसिपेट करने वाली सिर्फ एक पार्टी रह गई। इसके साथ ही रशिया एक पार्टी के राज्य वाला देश बन गया, यानी वन पार्टी, सिंगल पार्टी वाली कंट्री बन गया। बोल्शेविक के सारा एरिया अपने अंडर लेने के बाद, अपने कब्जे में लेने के बाद, पूरी सत्ता हासिल करने में रूस में कई सोशलिस्ट और इकोनॉमिक चेंजेस आए। बोल्शेविक्स ने जितने भी चेंजेस थे उनको एक, अगर हम कहें, प्रावदा नाम का एक न्यूज़पेपर के द्वारा लोगों को बताया। अब यहाँ पर क्या करना था, युद्ध रोकना था, स्टॉप वॉर। जो ज़मीनें हैं वो किसानों को दे दो, गरीब को रोटी दो, ये आवाज़ पूरे रशिया में गूंजी। और बोल्शेविक्स ने रशिया पर कंट्रोल करने के बाद कई चेंजेस लेकर आए। बोल्शेविक जो है वो बिल्कुल भी प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने के हक में नहीं थे। 1917 में इंडस्ट्रीज और बैंक इनको नेशनलाइज कर दिया गया। जो गवर्नमेंट थे, गवर्नमेंट ने इनका जो कंट्रोल था वो मैनेजमेंट को, जितनी भी मैनेजमेंट थी उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। और कुलीन वर्ग या एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन वर्ग, एरिस्टोक्रेसी की ओर से जो यूज़ किए जाने वाली जितने भी टाइटल थे उन सब पर बैन लगा दिया।
नेक्स्ट चलते हैं, नवंबर 1917 में जो इलेक्शन थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, वहाँ पर भी बोल्शेविक जो है वो मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाए और 1918 में अगले साल बोल्शेविक जो है उन्हें फिर से असेंबली से रिजेक्ट कर दिया गया। उनका मानना था कि ये जो प्रोविजनल सिचुएशन है इसमें चुनी गई जो गवर्नमेंट है या जो हमारी पार्टी है उसमें रशिया कांग्रेस नहीं, ज़्यादा लोकतांत्रिक, यानी यहाँ पर अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में, जो कंट्रोल था वो जस्ट एक नाम के इलेक्शन थे, सब कुछ बोल्शेविक्स कर रही थी, पर जीत जो रही थी वो दूसरी पार्टी थी। इसके बाद आ जाते हैं सिविल वॉर। जैसे ही बोल्शेविक ज़मीन के रीडिस्ट्रीब्यूशन की अनाउंसमेंट की, उस समय जितने भी किसान परिवार थे उनसे रिलेटेड कई आर्मी ने जो लोग थे उन्होंने अपनी ज़मीन सेना के लिए प्राप्त करने के लिए सेना छोड़ दी। भी हमारे पास तो है, अब क्या होगा, ज़मीन आ जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग जो बोल्शेविक्स नहीं थे, सोशलिस्ट थे, लिबरल थे, उन्होंने अपने जितने भी समर्थक थे, सपोर्टर थे, उनका विरोध करना शुरू कर दिया। उनके जो नेता थे वो साउथ रशिया चले गए और उन्होंने बोल्शेविक से लड़ने के लिए जितनी भी आर्मी की ट्रूप्स थी, टुकड़ियां थी, उनको इकट्ठा किया। 1918 और 1919 के समय ग्रीन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनर्स जो थे और वाइट जो थे उनको कंट्रोल करना शुरू किया। उसके बाद बोल्शेविक क्रिएटेड सोवियत यूनियन। हमारे पास यहाँ कहता है कि जो यूएसएसआर है वो एम्पायर 1922 में अलग अलग हिस्सों को इकट्ठा करके उसको इस्टेब्लिश किया गया। अलग अलग एरिया के लोगों को इकट्ठा करके ये जो पूरा काम किया गया, ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा बट पार्शली रहा। बहुत सारी जो पॉलिसीज थी वो ऐसी थी वो जो लोगों को पसंद नहीं थी, जैसे कि डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म, यानी जो लोग इधर से उधर खाना ढूंढने की तलाश में जाते हैं तो उनको रोकना कि आप नहीं जाएंगे। एट लास्ट कंक्लूजन जो दिया गया है वो कहता है, इन शॉर्ट ये जो रशियन रेवोल्यूशन था वो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था हिस्ट्री में 20th सेंचुरी में। 1917 में ये रेवोल्यूशन हुआ। इससे डिस्पोटिक मोनार्कियल रूल का जो है वो एंड हो गया, जार का रूल यहाँ पर ख़त्म हो गया था और जो पावर थी अरिस्टोक्रेट्स, कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड्स की सोशल, इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर एरिया में वो इंक्रीज हुई थी। इस रेवोल्यूशन में जो सोसाइटी थी, जो और लोग थे, उन्होंने इस तानाशाही को एस्टेब्लिश किया और इसने पूरी दुनिया में पहली बार फर्स्ट टाइम सोशलिज्म को पूरी तरह से लागू कर दिया था। सोशलिज्म यहाँ पर आ गया था। ये चैप्टर हमारा यहीं पर हो गया, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ मेरा बोला हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसके बाद ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कहीं पर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये जो एक्सरसाइज है इसको भी हम सॉल्यूशन के रूप में आपके सामने लेकर आए। थैंक यू, बाय बाय।